गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। मंडे मुबारक। नए हफ्ते का आगाज करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले मौसम की। वैसे मंडे मुबारक बहुत कम लोगों का मुबारक होता है, आपको कहना चाहिए। मैं दुआ गो हूँ कि आप सबका मंडे मुबारक हो। हाँ, मेरे कहने का मकसद यही था। आपका होता है? मेरा होता है। मंडे मुबारक होता है। यस, बिकॉज मैं एक अच्छा वीकेंड गुजारता हूँ, फाइन, एनर्जेटिक होके वापस आता हूँ। फाइन। इस बार तो आप भी घूमने फिरने गई हुई थी। अरे मैंने कहाँ जाना है, 1 घंटे की ड्राइव पे जाओ, घूम फिर के वापस आ जाओ। घूमना फिरना होता है। ये 1 घंटा हो या 6 घंटे। मैं कौन सा कोई कश्मीर चली गई थी और मैं घूम फिर के आई हूँ, मतलब पॉइंट। अपनी अपनी किस्मत की बात है। चले, ये एक आज का हमें मिल चुका है, आज का लेसन हमें मिल चुका है। लेकिन हाँ, लोगों से पूछते भी हैं कि उनका वीकेंड कैसा गुजरा। जो हम बात कर रहे हैं कि मंडे आपकी एनर्जी क्यों हाई होती है और क्यों हाई होनी चाहिए। और क्या आपका मंडे मुबारक होता है? नहीं होता। और अगर होता है तो आपका कैसे होता है? शुएब ने जिस तरह बताया कि इस तरह से उनका मंडे अच्छा होता है क्योंकि वो अपना वीकेंड बहुत अच्छा सा स्पेंड करते हैं। एग्जैक्टली। तो आपका मंडे अच्छा होता है, नहीं होता, और अगर होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीजें हमें आप व्हाट्सएप पे जरूर बताएं। बिल्कुल। हाँ। और क्या आपके इस मंडे पर आपके आसपास यानी आपकी इन्वायरमेंट में बादलों की एंट्री है या नहीं है? ये हमारा दूसरा सवाल था। कल जो बारिश हुई है, वैसे आप कह रहे हैं आपके इलाके में नहीं हुई, मैंने कहा मेरे इलाके में नहीं हुई। ऐसी बारिश हुई है, तूफानी बारिश हुई है लिटरली। ओके। हाँ, मैं वीडियोस देख रहा था कुछ जगहों की, लेकिन हाँ, हमारी तरफ बादल तो आए थे, गरजे भी थे, बस बरसे नहीं थे। अब लेट्स सी आज बरसते हैं या नहीं बरसते, चूंकि कहा जा रहा है कि आज भी वो गरज गए थे इसलिए बरसे नहीं थे। आपके यहाँ गरजे बगैर बरस गए थे? गरजे नहीं थे, आए थे और बरस पड़े थे। गरजे बगैर ही गरजे बगैर ही। ये गलत बात है। आए सिर्फ सब कॉशन दिया करें कि मैं बरसने वाला हूं। फिर नहीं बरसते ना। अच्छा जी, चले जी। कहते हैं जो गरजते हैं बरसते नहीं, आप ये कहना चाहती थी? इन शॉर्ट। ओके फाइन। आज से वैसे मानसून का नया स्पेल है, उसकी एंट्री है। हाँ। और जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो ज़ाहिर है उसकी हम उसका डिटेल से आपसे शेयर भी करेंगे। बहर अरब और खलीज बंगाल, यहाँ से मानसून हवाएं बलाई इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं और ऐसे में सिंध और पंजाब, यहाँ के मुख्तलिफ शहर ऐसे हैं जहाँ पर बादल बरसेंगे। फिर केपी और बलूचिस्तान अलॉन्ग विद गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, यहाँ पर भी बारिश का इम्कान है। मानसून का नया स्पेल 27 जुलाई तक अब जारी रहेगा। और अच्छा, इस स्पेल से मुतालिक कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी। अच्छा, यहाँ पर तो मौसम कुछ इस तरह का होता है। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ कि सुबह जो है वो सूरज होता है और शाम को जो है वो बादल आ जाते हैं। बल्कि बीच में आंख मचोली भी रहती है। कभी सूरज कभी बादल, और कभी बारिश हो रही होती है और उसके फौरन बाद धूप निकल आती है। कभी कभी धूप भी होती है, साथ बारिश भी हो रही होती है। तो ये कुछ मामला यहाँ का चल रहा है। Monsoon is like this, I guess. पता नहीं, मतलब आप भी ये बात कर रहे हो। अमूमन जो मैं लोगों से लोग कह रहे हैं जी सावन ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे स्कैटर्ड रेन्स होती है ना शुएब, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लाइमेट चेंज का असर आ गया है। नहीं, वो बिल्कुल आया है, ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह से अचानक से कि मतलब एक रुख में जो बारिश होना शुरू हो गई है और अचानक बहुत तेज बारिश, मतलब आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट पहले तो आप कर सकते थे। अब मुझे लगता है वो मुश्किल हो गया। आप बात कर रहे हैं कि अच्छा बारिश एक डायरेक्शन में होना, आई थिंक वो तो विंड के उस मुनासबत से भी होती है। क्लाइमेट चेंज वाला इम्पैक्ट बिल्कुल है, लेकिन वो जो मानसून की बारिश है उसका फिनोमेना शायद कुछ ऐसा ही होता है। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। देखिए, हमने जितने सावन देख लिए हैं तो उसमें हमने ऐसा ही देखा है। अब आज बारिश का इम्कान है, आज बारिश का इम्कान है। और आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहा यह जा रहा है कि तेज़ हवाएं भी चलेंगी और बादल जमकर बरसेंगे, जैसे कल शाम भी हमने देखा था। अब पानी जो बारिश कल हुई मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में, तो दरख्त भी गिर गए। लेकिन यह कि बारिश से हब्स का खात्मा कहूँ या थोड़ी कमी कह दूँ, खात्मा कह सकते हैं। जो पिछले दिनों हालात थे ना, मतलब अचानक जो हब्स हो जाती है उसके बाद जब बारिश होती है तो हम ये कहते हैं कि चले शुक्र है थोड़ा बहुत फायदा हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और ऐसे में रावलपिंडी में भी खूब बारिश हुई थी और कराची में बादलों ने जो रंग जमाया था। कराची में जो बारिश, गुलिस्तान जौहर, ट्रेग रोड, यहाँ पर बादल बरसे। क्लिफ्टन, सदर, महमूदाबाद, नॉर्थ कराची, आई चंडीगढ़ रोड, यहाँ पर बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज फिर पेशगोई की है कि बारिश होगी। और जाहिर सी बात है कि ज्यादा बारिश हुई तो ज्यादा पानी तो आना ही था। आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनाडा की, जहाँ की सबसे बड़ी फजाई कंपनी एयर कनाडा को एक झटका लगा है। कंपनी को एक मुसाफिर खानदान की जानिब से दायर केस में शिकस्त हुई है और अदालत ने उसे $4119.35 हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, है। अब ये तो बहुत सारे लोगों को ना अपने राइट्स का नहीं पता होता। इस फैमिली को अपने राइट्स का पता था और उसने क्या किया जी, एयरलाइन पर उसने ये इल्ज़ाम आयद किया था
कि उसके अमले के नामुनासिब रवैये की वजह से गुज़िश्ता साल जो है वो उन्हें इंडिया से कनाडा सफ़र करने में शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा था और इनकी परवाज़ अचानक मनसूख की गई थी और फिर उन्हें अलग अलग सफ़र करना पड़ा था, जिसकी वजह से उन्हें शदीद तकलीफ़ का सामना पड़ा था। ज़ाहिर है फ़िज़िकल पेन अलग था और जाहिर सी बात है जो मेंटल पेन था वो अलग उनको लेना पड़ा था। सो उनको अपने राइट का पता था और उन्होंने अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए जी केस दायर किया था और उसके बाद वो केस जीत भी गए। हम तो जना चलें जी रहने दें, कोई बात नहीं, और फिर ये एक लेवरेज मिलती है एयरलाइंस को भी कि ठीक है करते रहें, इसमें नहीं, हमारे यहाँ नॉर्मली ये होता है सबीन कि अगर इस तरह हो जाए फ्लाइट कैंसिल और कहा जाए अलग अलग सफ़र कर, हम कहते हैं हम करते ही नहीं, बिकॉज हमारे यहाँ थोड़ी सी इश्यूज़ है ना कि हम लोग बिल्कुल अलाउ नहीं करते अपने फैमिली मेम्बर्स को अच्छा अलग अलग सफ़र। अब देखिए 3 बच्चे थे उनके, मुझे नहीं पता कि वो अलग अलग से क्या मुराद है, 2 फ्लाइट्स थी, ज़्यादा फ्लाइट्स थी, लेकिन जस्ट इमेजिन कि मियाँ बीवी और 3 बच्चे, आपको अलग अलग सफ़र करना पड़े, बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं, तो आप वाकई डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो फिर ज़्यादा केस किया विच इज़ तो फाइन, करना चाहिए और अच्छी बात है कि उनके केस को सुना भी गया और उसको उस पे यू नो इट वाज जस्टिफाइड। एग्जैक्टली, हर्जाना अदा करना पड़ेगा उस कंपनी को, बट ज़ाहिर है वो जो एक पेन था जिससे वो गुजरे हैं वो पेन खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जो तकलीफों की बात हो रही है और जो हम मतलब ये वीडियो अगर देखें, बहुत सारे लोगों ने इसको बड़े फनी वीडियो के तौर पे लिया और बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है भाई खुशी खुशी उसको शेयर करें अजीब अजीब कैप्शंस लिख के, लेकिन ये वो तकलीफ है जो कि हम दे रहे हैं बाकी स्पीशीज़ को अपनी इस ज़मीन के ऊपर, कि हम कहते हैं ना हम सब को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमने शायद को एग्जिस्टेंस को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। हमें लगता है बस हम ही ज़मीन पे रहते हैं, हमारे अलावा और कोई जो स्पीशीज़ है वो यहाँ पर नहीं रहती। एक भालू बड़ी मुश्किल में वो फंसा। अच्छा, पहाड़ों में एक तरह से वो खाने पीने की तलाश में गया और इस दौरान उसका सर एक प्लास्टिक के कंटेनर में, प्लास्टिक का एक डब्बा था उसमें उसका सर फंस गया, जिससे ज़ाहिर है उसको छुड़ाना मुश्किल हो गया और उसके बाद वहाँ पर इधर उधर भटकने लगा था। वो महकमा जंगलात ने ये देख लिया और उसके जो एहलकार थे उन्होंने उससे सर से हटा दिया, उसको हेल्प ज़रूर कर दी। बट ये बड़ी देखिए कितनी कंसर्निंग बात है कि किस तरह से हम अपनी ज़मीन के साथ क्या कर रहे हैं। और प्लास्टिक तो वैसे ही मना, और उसके बाद जब हम पहाड़ों पे जाएं कुछ भी करना और उसके बाद हम कंटेनर्स और जो कुछ भी होता है हम वहीं पे फेंक के वापस आ जाते हैं। जो एक्चुअली जो स्पीशीज़ वहाँ पे, जो जानवर वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ये उनके लिए कितनी मुश्किल का बाइस हो सकता है। अगर महकमा जंगलात का कोई भी एहलकार ये ना देखता तो उसके बाद क्या होता, एक नुकसान होता जो कि बहुत सारे लोगों के लिए नुकसान नहीं भी लगता, उनको लगता है अच्छा क्या है, जानवर है। तो इस सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सादी सी बात है, जहाँ पर भी आप जाएं घूमने फिरने के लिए, जो आप लेकर जाते हैं ना उस गंद को वापस भी लेकर आएं। मैंने ये लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप लेकर ही गंद जाते हैं। आपका भी यही एक्सपीरियंस हुआ है? मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ है इस दफ़ा। आई डोंट हैव द फुटेज, मैं ज़रूर शेयर करता आपसे, बट कश्मीर में गंगा चोटी इतनी प्यारी जगह, इतनी खूबसूरत जगह, जिसको पाकिस्तान में जो कि हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, जो एक्सेसिबल जगह हो जाती है, वो हम फिर ट्रैश से भर देते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा था, तो उस पर ज़्यादा हमें दुख भी हुआ, तकलीफ भी हुई, गुस्सा भी आया कि ये क्या कर रहे हैं अपने सियाती मकामात के साथ। हम कि एक तरफ हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टूरिज़्म का बहुत पोटेंशियल है, साथ हम कहते हैं जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं हो रहा। अच्छा, कर लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, तो फिर आप क्या करते हैं उस जगह के साथ जहाँ रोड पहुँच जाती है, जहाँ पे गाड़ी, जहाँ पे कदम पहुँच जाते हैं, वहाँ पे करते क्या हैं आप? तो ये बहरहाल सोचने की बात है कि हम बहसियत कौम किस तरफ को जा रहे हैं कि जनरली किसी भी स्पॉट पे आप चले जाएं जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पर हमने कचरा ही कचरा फैलाया है। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ और खबरें शामिल करते हैं। अच्छा जी, बड़े मज़े की वीडियो कल से सोशल मीडिया पे है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और हम यही कहते हैं कि जो आर्ट होता है, जो म्यूज़िक होता है, उसका कोई भी बॉर्डर नहीं होता। भारतीय गुलकारा सुनिंदर शर्मा, उनकी एक ज़बरदस्त वीडियो सामने आई। वो जनाब लंदन में अटेंड करने गई थी नसीबुल्लाल साहिबा का कॉन्सर्ट, और वो कॉन्सर्ट उन्होंने किस तरह से इंजॉय किया, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी उन्होंने उसको शेयर किया। किस तरह से नसीबुल्लाल साहिबा ने जब उनको देखा तो उनको कहा कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और उसके बाद जो है वो स्टेज पर चढ़ गई फ़ौरन से और किस तरह से उनसे मिली, उनके गले लगाया उनको, और साथ में उनको ये भी बताया कि वो उनकी कितनी बड़ी फ़ैन है। ये कहते हैं ना आर्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स, उसकी खूबसूरत मिसाल थी। पढ़ते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक्स की बात करते हैं जिसकी तैयारियां अरूज पर हैं और फ्रांस में मेगा इवेंट की तकरीबात का सिलसिला जारी है। एक तकरीब में चप्पुओं से चलने वाली एक तवील कश्ती ने हिस्सा लिया है। तवील कहूँ या लंबी, व्हाटएवर सूट्स दिस बोट एक्चुअली, जो भी है। तो पानी में चलने वाली इस अनोखी कश्ती के खूबसूरत मंजर ने सबके दिल मोह लिया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस कश्ती की लंबाई है 40 मीटर और 6 टुकड़े जोड़कर बनाई गई है। एक गो में नहीं बनी, 6 पीसेस को जोड़ के बनाया गया। जाहिर है टू लॉन्ग। जबरदस्त।
लेकिन देखिए ऑब्वियसली कितना एक मुनफरिद चीजें हमें देखने को मिल रही होती हैं। चप्पू ही चप्पू है, चप्पू ही चप्पू जाहिर है, लोग ही लोग ही। चलें जी, ये तो हमने बात के लिए पैरिस ओलंपिक्स की और ज़ाहिर है उससे मुताल्लिक रोजाना चूंकि खबरें आ रही होती हैं हम आपसे शेयर भी करते हैं। कल एक खबर जिसने तहलका मचाया है उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा अभी, जिसने कह दिया गुड बाय। अच्छा, हम पिछले दिनों शो जिक्र भी कर रहे थे कि कहा जा रहा था कि जो बाइडन है वो शायद सिदारती इंतखाबात इस मर्तबा के ना लड़े, दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने बेसिकली कहा था कि मैं वक्त थोड़ा सा लूंगा, आई डिस्कस, आई थिंक अबाउट इट। मेरा फैसला हो चुका है कि अब वो नहीं लड़े, ऐलान कर दिया उन्होंने कि मैं इस दस्तबरदारी का ऐलान करता हूं। आई थिंक वो इसलिए भी सबीन कि वहां पर नजर आ गया एक जो फजा वहां बन चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके बाद जो बाइडन को नजर आ गया कि उनको शिकस्त हो जाएगी, तो उन्होंने कहा जो बाकी टाइम है वो मैं एज प्रेसिडेंट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूंगा। और उन्होंने कहा जो मैंने फैसला लिया है इस फैसले से मुताल्लिक, इसके मुहरकात से मुताल्लिक मैं अपनी कौम से शेयर भी करूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। 81 साल सदर जो बाइडन अपने पहले सदारती मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खराब कारकर्दगी दिखाने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से दस्तबरदारी के लिए शदीद दबाव में थे और अब उन्होंने फिर ज़ाहिर कह दिया कि वो इस दौर से, इस रेस से बाहर हो रहे हैं। और आप किसको उन्होंने नॉमिनेट किया है जिसको सपोर्ट कर रहे हैं? अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस, उन्होंने उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान भी किया है। लेट्स सी अमेरिका के इंतखाबात, डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं, ज़ाहिर ये हम सिर्फ बता रहे हैं जो एक फ़ज़ा वहाँ पे नज़र आ रही है। ज़ाहिर अभी वक्त भी है और लेट्स सी पोलिंग डे पे क्या होता है, बट जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो हालात रहे, स्पेशली इकोनॉमिक चैलेंजेस रहे, उसकी वजह से जो बाइडन पर खासा दबाव और फिर अभी डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में हमें कुछ इजाफा बाहर नज़र आया। लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं जी पंजाब की एक एयर एम्बुलेंस की, इस सर्विस की बात करते हैं। जैसे हमने पहले जिक्र किया था इसका भी कि इसका इफ्तिताह कर दिया गया था और हम देख रहे थे कि कब ये फर्स्ट फ्लाइट से स्टार्ट हुआ था, गालिबन आई गेस कराची से स्टार्ट हुआ था। अब यह कि पंजाब में चूंकि उसकी बात हो रही है तो लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर के जो शहरी हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि मुल्क की तारीख में ये पहली बार एयर एम्बुलेंस ने जो है वो काम शुरू कर दिया है। मियांवाली में छत से गिरने वाली मरीज़ा को फौरी रेस्क्यू करके रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक एक और वादा पूरा कर दिया है और दुआ है कि हर शहरी की ज़िंदगी से हर दुख मिटा दें वो, ये उन्होंने शेयर भी किया है। तो इससे पहले चूँकि हम देखते हैं ईदी एयर एम्बुलेंस वो पाकिस्तान में चूँकि काम कर रही है, तो ये पंजाब की तारीख में बहरहाल गवर्नमेंट लेवल पे फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया गया। बहुत अच्छा स्टेप है, नो डाउट, आई रियली अप्रिशिएट दैट कि ये होना, इसकी ज़रूरत भी थी और आहिस्ता आहिस्ता जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का, नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी की जान बच सके तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। Absolutely. हिदायत अपनी भी हो सकती है, अच्छा काम है। ये भी कह सकते हैं कि मैंने ये कहा बिकॉज आप एक ओहदे पे फाइज है। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर मतलब नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो वो काम होगा, कुछ भी आई मीन आप खुद वज़ीर आला है और ऑब्वियसली आपके पास ओहदा है, आपके पास अथॉरिटी है। आई रियली अप्रिशिएट कि मरियम साहिबा जिस तरह से काम कर रही हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो वादे हैं और आहिस्ता से ज़रा वादे पूरे भी हो रहे हैं, तो मुझे बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि खातून वज़ीर आला जो पहली मरतबा हम कह रहे थे और वो काम करके दिखा भी रही है। आई रियली अप्रिशिएट दैट। वो जो एक ऐलान सोलर पैनल से मुतालिक हुआ था उसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे कि अच्छा करना क्या उसका, किस तरह से होगा, नहीं उन्होंने कर दिया है, कैसे होगा। हाँ उन्होंने किया, लेकिन मैं कहने का मकसद है कि अभी तक लोगों को उस तरह मालूम नहीं हुआ, वो अभी तक उन्हें नहीं पता। अच्छा बैंक ऑफ पंजाब में जाके कैसे फॉर्म लेना है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, बिल लगाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके देने हैं, एलिजिबिलिटी का भी नंबर उन्होंने बताया, लेकिन लोगों को नहीं पता अभी। अच्छा वो क्योंकि ये भी एक इशू है कि हर कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वहां पर एक लिंक दे दिया सोशल मीडिया अच्छा इस्तेमाल नहीं करता, हर कोई नहीं करता सोशल मीडिया। इस वक्त इस्तेमाल कैसे करें मुझे आप ये बताएं। व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम, आपका मैसेंजर डेटा पे चल नहीं रहा, तो क्या इस्तेमाल डाउन कर दिया जाता है, आपको पता नहीं चलता वैसे पाकिस्तान लग पता चलता है इट्स इन पाकिस्तान। अच्छा सिर्फ पाकिस्तान में, मैं तो इसलिए खामोश बैठी थी, मुझे लगा कि शायद ये कोई ग्लिच आ जाता है, टेक्निकल ग्लिच। तो मेरा इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है सबीन, एक छोटी सी एग्जांपल कोट करके अगर मैं दे दूं, अगर कोई इस पे माइंड ना करे जी कि मैंने तनकीद ज़्यादा कर दी, ज़्यादा खैर नहीं कि मैं सिर्फ एक सवाल करूं। माँ बच्चे को दूध इसलिए नहीं पिलाती कि बच्चा रो रहा है, माँ बच्चे को दूध इसलिए पिलाती है कि बच्चा रोए ना, उसको ज़ाहिर है ज़रूरत है उसकी ज़रूरत है, माँ खाना देती है, वालिद उसके लिए करता है काम। हाँ, लेकिन जब रोता है तब भी तो देती है ना, लेकिन रोते रोते चुप हो जाए। लेकिन उसमें पता क्या कहा जाता है, रोने का इंतजार ना करो,
हाँ, उसको खाना खिलाओ। कोशिश नहीं, आपने रुलाना क्यों है? आपने क्यों रुलाना है उस बच्चे को? आप उससे खाना खिलाएं। ये मैंने छोटी सी बात इसलिए की है कि पीटीए से पूछा गया कि क्या आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? व्हाट्सएप डाउन है, डेटा पे नहीं चल रहा, ना ऑडियो जा रही है, ना वीडियो जा रही है, ना तस्वीर जा रही है। उन्होंने कहा अच्छा, कोई शिकायत नहीं आई। क्या शिकायत करेंगे तो काम होगा? रोएंगे, वावेला मचाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, मुतासिर होंगे तो काम होगा? लोगों को वो स्टेज पे भी तो अब ले आए ना कि लोगों को पता है शिकायत करने का फायदा नहीं है, क्योंकि शिकायत कर भी दी जाएगी तो आगे जाहिर है 10 और एक्सक्यूजेज होंगे जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। सो जाहिर सी बात है, लोग भी अब इस उसमें हैं कि ठीक है, बस चल रहा है, चलता रहेगा। इस तरह कैसे चलेगा? इस तरह कैसे चलेगा? एक ब्रेक लेते हैं। कब तक चलेगा ये देखने की जरूरत है। उसके बाद भी ठीक चलेगा नहीं, ये भी देखने की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब इंतखाबात के सिर्फ 5 माह बाद ही असम्बलियों में इस्तीफे देने और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की बातें शुरू हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने दावा किया कि शफाफ इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असम्बलियों से इस्तीफों पर आमादा है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने के लिए तैयार है। लेकिन उनके इस ऐलान के चंद लम्हात बाद ही पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने उनके इस दावे की तरदीद कर दी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने भी दावा किया है कि बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 के फैसले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है, जबकि ये इत्तलात भी आ रही है कि पीपल्स पार्टी ने पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर आला सतह का इजलास बुलाने का फैसला किया है। पीपल्स पार्टी इस मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या सोच रही है, क्या राय रखती है, उस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कादिर, सबसे पहले मैं यही सवाल करना चाहूँगा, इस वक्त जो मौजूदा हालात में एक सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, मैं उस पर भी केपी असम्बली वाली बात नहीं कर रहा, बट जनरली जो इस वक्त हमें अनसर्टेनिटी नज़र आती है, उसमें अता तारड़ साहब का बयान, आर्टिकल 6, गद्दारी, पाबंदी, इस सारे सूरत हाल को आप किस निगाह से देखते हैं? हालात किस तरफ को जाते नजर आ रहे हैं? मेरे ख्याल में मौलाना साहब जो है ना, पहले अगर मैं उनकी बात करूं, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, अपोजिशन के साथ भी और हुकूमत के साथ भी। और पीटीआई का जो साबका तजर्बा है पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का, तो वो तो इनको रिजल्ट पता है, लेकिन वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन मौलाना ने जो खड़ी शर्त उनके सामने रखी है, उससे आगे वो बढ़ नहीं रहे, और वो शर्त किसी और भी मौलाना साहब ले भी सकता है। लेकिन जो सूरत हाल चल रही है मुल्क की, आप बनू की सूरत हाल देख लें, वज़ीरिस्तान के देख लें, वो बेहतर नहीं है। और फिर बिजली का जो गजबनाक जो तूफान डाला है आवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर, यहाँ 100 कंपनियों का जो डेटा है, जहाँ 20 खरब रुपए इनको सालाना अदा किए जाते हैं, और वो भी उस सूरत में जो बास बिजली पैदा भी नहीं करे। तो ऐसी सूरत हाल में तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि जो मौजूदा सूरत हाल है, ये अता तारड़ की तो बात छोड़ी दी है, स्टेबल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर अदालतों की और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई को अगर आप देख ले, तो वो भी अपने एक मुकाम तक पहुंच चुकी है, और अक्टूबर से पहले इनका एक एंड होना है, चाहे इधर या उधर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें इस चीज की निशानदेही कर रही है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत अक्टूबर क्रॉस करेगी। इस जो आपने कहा कि स्टेबल नहीं है, आपने जितनी इश्यूज को हाईलाइट किया, वो चाहे बिजली के बिल हैं, वो चाहे इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, इस सब में फेल कौन हुआ? सिर्फ नून लीग या आप भी? हम सब। देखिए, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है पीटीआई के ऊपर। पीटीआई की हुकूमत चली गई आइन का आर्टिकल 95 सबसेक्शन 1 के तहत, जो इसी कानून का आइन का हिस्सा है, जहां बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नाकाम हुआ, आदम एतमाद तहरीक शौकत अजीज साहब के खिलाफ नाकाम हुआ। बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें इस सेक्शन के तहत जा चुकी है, मगर पीटीआई ने ऐसे ही तस्वर कर ली जैसा कोई गुर्दा लेके भागा है। आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी, हमारे कायदीन को शहीद किया गया, और 50 साल की हमारी तारीख है कैद सोबत की। तो आप ये समझ लो कि पीटीआई ने 3.5 साल की अपने वक्त को याद रखना चाहिए, और 11वां साल है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत का। क्या हुआ? दूध की नहरें बह रही है, जो ये इतना आप मुल्क की यानी मिल्क की मईशत के जो ना सत्यानाश कर दिया है इनकी अपनी अफरा तफरी में। जबकि आवाम उसे पूछेगी, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ पिछले हफ्ते बाजोड़ में, पीटीआई 4थे नंबर पे आ गई है। तो इससे इनको अंदाजा होना चाहिए कि आवाम जो है ना, उनको ये महंगाई और ये बिजली के ज्यादा बिल और ये सारी चीजों को देखना है, इस चीज को नहीं देखा है कौन बरसता इक़्तिदार है।
तो ऐसे में फिर जब ये हालात थे, सब कुछ सामने था, पीटीआई ने जिस तरह आपने पहले बताया कि किस तरह से मईशत का बेड़ा गर्क किया बकौल आपके, तो फिर ऐसे में दावे करके क्यों आई पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी? आप लोगों के तो मंशूर में मुफ्त बिजली और ये सब जब ये पॉसिबल ही नहीं था तो अवाम को कहा क्यों गया कि हम ये कर देंगे, और अब कहा जा रहा है कि जी हम सब जिम्मेदार हैं, जो कि हम हमेशा देखते हैं। देखिए, पहली बात तो आपने जो पीपल्स पार्टी की बात की उसका बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 300 यूनिट तक फ्री का ऐलान किया था, लेकिन वो ऐलान आप ये नहीं समझ ले कि ऐलान कि हम हुकूमत में आ जाए, हम वफाकी हुकूमत हमारे हाथ में हो, लेकिन उसके बावजूद कि वफाकी हुकूमत हमारे हाथ में नहीं है, हमने सिंध के सतह पे सिंध हुकूमत ने 26 लाख घरानों को यानी 25 अरब रुपए जो है ना वो सोलर के लिए मुख्तस की है। वो कि वफाकी अदारे हमारे हाथ में नहीं है, मगर सोलर तो हम आवाम को दे सकते हैं, वो तो ऑलरेडी आपके सामने है। फिर कराची में अगर पानी की सूरत हाल है, जहाँ वफाकी हुकूमत की जो मनसूबा है सूबे के साथ K4 के रहता है, वो अभी तक इल्तिवा का शिकार है, उसके लिए फंड न होने के बराबर है। मगर साथ साथ पीपल्स पार्टी ने K5 मनसूबा जो मेरे और शहबाज शरीफ साहब के हल्के को लगता है, वहां उन्हें इनकारी करने के बाद सूबाई हुकूमत ने 12 अरब 72 करोड़ का फंड उसके लिए मुख्तस किए, जो एक साल के अंदर वो बलूचिस्तान से यानी वो पानी के लाइन आएगा जिला के माड़ी में और इस एरिया की वजह से। तो मैं समझ रहा हूँ पीपल्स पार्टी के अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए वो खिदमत तो कर रही है, वो आपके सामने मैंने गिनवा भी दी है, और मजीद ही चीजें जो ना हमारे मंशूर अच्छा, ये खिदमत जो आपने ज़रा जिक्र कर दिया, चूंकि आपने इससे पहले कहा कि जहां 11 साल पीटीआई की हुकूमत रही वहाँ दूध की नहरें नहीं है, तो ज़ाहिर है ये लोग सवाल भी करते हैं कि कई दहाइयों से हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की हो सिंध में तो वहाँ क्या है, अगर नून लीग रही हो पंजाब में तो वहाँ क्या है। ज़ाहिर है अपने अपने कामयाबी सब बताते हैं, लेकिन दूसरा जो शख्स होता है या दूसरी जो जमात होती है वो बिल्कुल उस बात की निशानदही करती है जहाँ पर कोताहियाँ कमियाँ होती हैं, और ये हम सब मानते हैं कि बहरहाल कुछ भी अभी तक परफेक्ट तो नहीं है, कोई पिक्चर ऐसी नहीं है कि हम कह सकें कि काम बहुत ज़्यादा हुआ है, देयर इज़ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल। कादिर साहब, लेकिन मेरा सवाल बुनियादी तौर पे ये है कि इस वक्त जो हुकूमत, आप तो कहते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी वफाक में साथ नहीं है, हालांकि बहुत कोशिश की गई थी कि आप लोग साथ हो, आप लोग खुद साथ नहीं बैठे थे। इस वक्त वैसे साथ हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग मशावरत में, मशवरों में, कोऑर्डिनेशन में, फैसलों में, ऐलानात में, क्या पीपल्स पार्टी साथ है या नहीं? बस नहीं पूछती नून लीग और ऐलान करती है, बात करती है। देखिए, मैं कानून का तालिब इल्म दलाइल से आपसे बात करूंगा। बिल्कुल, आप हालिया बजट देख लें कि पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं की गई है। आप उसके बाद जो दूसरे जो वो है जो बिल ला रहे हैं या पीटीआई की पाबंदी, दूसरे कोई सूरत-ए-हाल जो हुकूमत खुद अपने तौर पे फैसले कर रही है, पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं। और आप मीडिया के जरिए आपका चैनल भी दिखा रहा है कि बाद में हमारी गुफ्तगू हुई, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी तक यानी फैसला नून लीग पहले फैसला करती है, सोचती बाद में है। तो कादिर साहब, एक छोटी सी बात इसमें कर दीजिएगा, अगर क्लैरिटी, एक जुमला बस ले लीजिएगा थोड़ा क्लैरिटी के साथ, कि बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 का फैसला, इस पे पीपल्स पार्टी साथ नहीं है, इस पे मुशावरत नहीं हुई? देखिए, एक बात तो, पहली बात तो मैं आपसे फिर दोबारा कहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट के अदम एतमाद की तहरीक वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी बेंच ने बाकायदा इस चीज की निशानदही की है, बल्कि कहा है अपनी जजमेंट में कि आइन शिकनी की है डिप्टी स्पीकर की तरफ से। कानून के मुताबिक तो उनके ऊपर बनता है, पीपल्स पार्टी की आला क़यादत हमारी इसकी क्या फैसला करती है वो बात की बात है, लेकिन मेरी जाती राय में पीपल्स पार्टी को बिल्कुल इस पे उसका साथ नहीं देना चाहिए। उसकी वजह चाहिए कि सियासी पार्टियों पे पाबंदी लगाने का माजी में हमने बड़े तल्ख तजर्बे देखे हैं। खुद पीटीआई ने जब टीएलपी पे पाबंदी लगाई तो रिजल्ट क्या निकला। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें सियासी पार्टियों का मुकाबला सियासी मैदान में करना चाहिए, न कि पाबंदी में। और पाबंदी के सूरत-ए-हाल आपने पीटीआई का देख लिया है, अगर उनको बल्ले का निशान नहीं भी मिला तो आजाद भी उनको वोट मिल गया जहां से मिलना था। तो मैं सवाल कर रहा हूं कि ऐसी चीजें पीटीआई को मजीद मजबूत करने की कोशिश है, और नून लीग के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो बिल्कुल एक डिक्टेटर की ज़हन के लोग हैं, और वो ना उनको आवाम का पता, यानी वो आप देख रहे गिने चुने लोग हैं जिनकी अवामी हलकों से कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऐसे फैसले करते हैं और फिर पीपल्स पार्टी कहते हैं हमारा साथ दो। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में पीपल्स पार्टी मुझे नहीं लग रही कि उनका साथ देगी। अच्छा, वैसे कादिर साहब, बहुत सारे मामलात में, छोटा सा कमेंट, बहुत सारे मामलात में हम देख रहे होते हैं कि जिस तरह आप काफ़ी तल्ख बातें भी कर रहे हैं, आप एक तरह से मुखालफत भी कर रहे हैं बहुत सारे डिसीजंस में नून लीग की, ये सब कुछ हम मीडिया पे देखते हैं, लेकिन एट द एंड हम यही देख रहे होते हैं कि जब फैसले हो रहे होते हैं, कुछ भी होता है, मामलात तय पे आ जाते हैं और फिर साथ एक दूसरे का देती दिखाई देती है नून लीग भी और साथ में पीपल्स पार्टी भी। देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये यकीनन आपकी बात दुरुस्त है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं,
मगर आप अगर पीपल्स पार्टी की जगह बैठ के सोचे, जब जनरल इलेक्शन हुआ पीटीआई को एज ए पीटीआई वो वोट नहीं मिला, आजाद मिला, लेकिन पीटीआई का था। पीपल्स पार्टी ने इनको ऑफर किए कि हम बगैर शर्त के आपको सपोर्ट करने को तैयार, क्योंकि हम अपने तौर पे 75 एमएनए पे हम हुकूमत नहीं बना सकते थे। पीटीआई ने तो ना करने के साथ साथ गाली गलौज भी किया है। तो उसके बाद हमारे पास चारा क्या था नून लीग के सिवा, लेकिन फिर नून लीग ने बड़ा जोर लगाया कि आप काबीना में शामिल, हम नहीं हुए काबीना में शामिल। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे सूरत-ए-हाल अगर नून लीग कर रही, तो आप मुझे बता दो कि दोबारा हर इलेक्शन आज अगर मैं तो पहले एक पेशन गोई कर चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को बोलेगा कि आप कौमी असम्बली तोड़ दें। उसकी वजह ये पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा उनके पास है और 141 कौमी असम्बली की सीटें रिजर्व में। आपको वाकई लग रहा है कादिर साहब के नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब से कह देंगे बहुत जल्द के तोड़ दें कौमी असम्बली? ये मैं 2 महीने पहले ये बात कर चुका हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं कि ये कहेगा इस वजह से कि आप देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब बिल्कुल लाताल्लुक है। वो पंजाब में तंदूर का दौरा तो कर रहे हैं, मगर वफाकी हुकूमत के किसी मंसूबे में ना वो शामिल है, ना मीटिंग कर रहा है। इसका मतलब है उनको भी पता है कि शहबाज हुकूमत नहीं चलने वाली है और लिहाजा उनको असेंबली तोड़ने में फायदा ये होगा कि सबसे बड़े सूबे में जो सूबाई हुकूमत उनकी है तो वो असरअंदाज। ठीक है, कादिर मंदोखेल साहब साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपने राय आपने और जिस तरह आपने कहा कि 2 महीने पहले भी कहा था और आज फिर आप ये बात दोहरा रहे हैं कि पंजाब में तो नवाज शरीफ साहब सपोर्ट कर रहे हैं, मरीम नवाज साहब को मशवरा भी देते हैं और चाहते भी हैं हुकूमत रहे PMLN की, लेकिन वफाक में बहरहाल उनकी राय मुख्तलिफ है। लेट्स सी कि आपकी ये पेश कोई सही होती है गलत होती है। बुनियादी बात है कि जो हो पाकिस्तान के हक में होना चाहिए। सियासी जमातें जो भी फैसला करें, क्योंकि हमने यही देखा है माजी में भी कि पहले तो ऐलान हो जाता है, पहले फैसला हो जाता है असम्बली तोड़ने का, तहरील करने का, और बाद में कहते हैं कि अच्छा हमसे गलती फलाने के कहने पे कर दिया। ब्रेक लेंगे जी, साथ रहिए। वेलकम बैक जी, सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज दुनिया भर में दिमाग का दिन मनाया जा रहा है, दिमाग को इज्जत दी जा रही है, जिसका मकसद दिमागी सेहत और बीमारियों के बारे में आगाही फैलाना है। अच्छा, WHO की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब जबकि पाकिस्तान में 24 मिलियन अफराद मुख्तलिफ इकसाम के दिमागी बीमारियों का शिकार हैं। अच्छा, इनमें 70% अफराद जो हैं वो मतलूबा सहूलतें उनको मैसर ही नहीं है। अगर लेट सपोज आपको कोई जहनी बीमारी, अब जहनी बीमारी दिमागी बीमारी ये भी मैं थोड़ा एग्जैक्टली थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा अच्छा खासा डिफरेंस होगा। दिमागी मसाइल अपनी जगह और ज़हनी अमराज बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, जिनको दिमागी मसाइल हैं, क्योंकि दिमाग का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, तो उनको ज़हनी अमराज भी हो सकते हैं, नहीं वो तो किसी को भी हो सकते हैं। जो भी हम कंफ्यूज हो चुके हैं, जो भी है बट मैं बताता हूँ क्या फर्क है ज़हनी बीमारी और दिमागी। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अपने आप को खुशकिस्मत समझें, ठीक है, कि आप इंसान पैदा हुए। आपको ये पता है कि हमारा चांस, आपका चांस कितना था कि आप बंदर पैदा हो सकते थे? सर ना करें नहीं वैसे 1 in 400 जितना आपका नहीं, इतना मेरा भी था, सही बात है। तो हमारा जो मेन डिफरेंस आता है ना किसी भी स्पीशीज के साथ, दैट इज बेस्ड ऑन द ब्रेन, दिमाग। ओके, ठीक है ना। और जो जनरली चांस, मैं उस दिन खुद पढ़ रहा था ये कि 1 in 400 ट्रिलियन चांस है कि मैं या आप बंदर पैदा हो जाते, ठीक है। ओके, और फर्क हमारे अंदर क्या है? सिर्फ दिमाग का, ब्रेन। अब जो ब्रेन का जो सेल्स है ना, जो जिसे न्यूरॉन हम कहते हैं, वो मेरा भी, आपका भी, बंदर का भी, एक माउस का भी, सबका सेल एक जैसे हैं, लेकिन जो उसके कनेक्शंस है ना, कनेक्शंस इंसान के, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्शन डालते हैं, वो इंसान के बहुत डिफरेंट है, इंसान के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसी वजह से तो हम इंसान हैं, समझ लेकिन ना, तो हमें तो सबसे पहले अपने आप को खुशकिस्मत समझना चाहिए, ठीक है, कि हम इंसान हैं। दूसरा, वो किस वजह से, मैंने आपको पहले बता दिया, दिमाग की वजह से, बाकी सारा एक ही कहानी है, ठीक है। अब जो हम बात करें आज के दिन, आप दिमागी और ज़हनी बात करें तो तकरीबन दोनों एक ही चीज़ आती हैं, ठीक है। दिमागी जो बीमारियां हैं या ज़हनी जो बीमारियां हैं, आज के दिन हम उसे मेंटल या ब्रेन हेल्थ डे में हम दोनों को एक ही जगह पे कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली WHO का ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव था, जिसे आए गैप कहते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि करंटली जो अगर दुनिया में देखा जाए, आपने खुद भी फिगर्स बताए हैं, तो 70% कॉज ऑफ डिसेबिलिटी, माजूरी दुनिया में इस टाइम पे वो है दिमागी बीमारियों की वजह से, ठीक है, जिसमें ज़हनी दिमागी दोनों आती हैं, ठीक है। और इसका जो मेजर बर्डन है ना, वो 70% दुनिया की आवाम में ज़्यादा है। और वो 70% आवाम कौन सी है?
जो अंडर डेवलप्ड ममालिक हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अंडर डेवलप तो आज नहीं इस्तेमाल है, डेवलपिंग कंट्रीज अभी स्टिल भी डेवलप हो रहे हैं हम भी, ठीक है ना। तो डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, जैसे हमारे मुल्क है, तो उनको बेसिकली ये जो इस दिन का मकसद ब्रेन हेल्थ, ये जो डे है हमारा, इसका जो मेन मकसद ये है कि यार हम किसी तरीके से वो अवेयरनेस एक तो ज़्यादा करें, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन के इज द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एज वेल। नंबर 1 पे ऑफ कोर्स कार्डियक आता है, ठीक है, लेकिन वो इतना कर लिया है कि वो तकरीबन सबको पता है कि यार हार्ट अटैक, किसी को ये नहीं पता कि ब्रेन अटैक भी होता है। अब ब्रेन अटैक स्ट्रोक होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ में आता है। मेरा तो यह है, मैं तो दिन रात डील ही इसके साथ करता हूँ। मैं अभी आपके पास आने से पहले सुबह 2 ब्रेन ट्यूमर कर लिए मैंने, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने अभी ब्रेक लेनी है, मैंने अभी जाके 2 ब्रेन ट्यूमर और करने हैं, ठीक है। तो अब मेन रीज़न इधर हमने क्या करना है, हमने अब जो WHO की गाइडलाइंस आती हैं, जो कि मेरे ख्याल में हम सबको करना चाहिए, और एक बहुत जनरल अवेयरनेस मैं भी ये चाहता हूँ, मैं खुद ये करता हूँ बाय द वे, और वो ये है कि आपको प्राइमरी प्रिवेंशन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। एक होती है अवेयरनेस तो हम ये पैदा करें कि यार हमें ब्रेन का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है, पता हो जनरली पता हो। फिर उसके बाद हमें प्रिवेंशन की तरफ जाना है, मतलब वो बीमारी से पहले ही पकड़े, ठीक है। वो हम किस तरह कर सकते हैं? आपसे मैं पूछता हूँ, आप बताएं किस तरह कर सकते हैं? आप बताएं किस तरह कर सकते हैं? आप बताएं प्रिवेंशन दिमाग की या ज़हनी बीमारियों के लिए क्या होगी? जैसे हम अपनी हेल्थ के लिए करते हैं एक्सरसाइज, आई थिंक हमें ब्रेन की भी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ भी जाना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स भी होना चाहिए, अपनी रूटीन को ब्रेक भी इसको मेरी जगह बिठा देते हैं क्योंकि इसको तो सारा पता है, सही बातें कर रहे हैं, नहीं बोले ताकि पता चले। और आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स को किसी तरह से किल करना चाहिए, और पॉजिटिव थॉट्स को आपको बेसिकली अपने माइंड में रखना चाहिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहकर, और स्पेशली ये कि आप प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें। हाँ, क्योंकि लोग प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले रहे होते। ये जो आपने एक बात की है ना, पॉजिटिव एनवायरनमेंट की, दैट इज द की, ठीक है ना, दैट इज द की टू प्रिवेंटिंग ऑल काइंड्स ऑफ ये जो आदि बीमारियां जैसे हम कहते हैं ना, जो कि दिमाग की आती हैं, जिनमें से आ जाती है डिमेंशिया, आ जाता है। ओके, इन सब से बचा जा सकता है। हाँ, बस हम बात मुकम्मल भी कीजिएगा, जहनी अमराज की जब हम बात करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं जो लिए जा सकते हैं? तो उसके देखिए प्रिवेंटिव मेजर्स मैंने पहले बताया था, एक होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन ये होती है कि यार आप डिजीज़ कोई बीमारी पैदा होने से पहले ही उसको काम करें। तो उसमें मुहतरमा ने काफ़ी प्यारी बात की कि यार नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। अब देखिए ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस आते हैं इंसान के, तो आपको क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी चाहिए। उसके तरीका क्या है? उसके तरीके ये है कि देखें, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं, ठीक है, जो आपको पसंद हो। वॉक कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है आपने, ठीक है, क्योंकि जितना आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा, द मोर यूर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया, द मोर यूर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग स्ट्रोक, और एट द सेम पॉइंट कार्डियक प्रॉब्लम्स भी इसी लाइन पे चल पड़ती हैं। तो स्ट्रेस लेवल ट्यूमर का भी ये होता है कि जो ब्रेन ट्यूमर लोगों को होता है, तो लोग ये कह रहे होते हैं कि अच्छा जी ओवर थिंकिंग, ये लोग बहुत स्ट्रेस लेते थे, दिमाग अब देखिए ट्यूमर का थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, वो हम अभी सेकेंडरी प्रिवेंशन में जाते हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में एक ये हो गया, दूसरा ये है कि आप लोगों का एक सोशल सर्कल होना चाहिए, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट नहीं करना सोसाइटी से। आपके दोस्त ऐसे हों जिनके साथ आप बैठ के बातें करें, पुरानी यादें ताज़ा करें, इससे आपका डिमेंशिया का रिस्क कम होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको लीन प्रोटीन्स लेनी चाहिए। हम जो कढ़ाई खा रहे होते हैं, सुबह किसी प्रोग्राम में बन भी रही थी, उस दिन में आया था, तो कढ़ाइयाँ बढ़ाइयाँ थोड़ी कम करनी पड़ती हैं, लीन प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए, उससे आपके ब्लड का देखें, ये कोलेस्ट्रॉल, ये बाकी सारी चीज़ें, दीज आर ऑल हाई रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग डिमेंशिया एंड स्ट्रोक, ठीक है ना, जो कि मेजर कॉज है डिसेबिलिटी का इस टाइम पे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि यार आप अपनी नींद को प्रायोरिटाइज करें, ठीक है। मैंने एक चीज़ पहनी होती है, ये बेसिकली आई एम नॉट, मैं कोई ये डिस्क्लेमर कर रहा हूँ, आई एम नॉट रिलेटेड टू दिस, लेकिन ये रोनाल्डो ने भी पहनी होती है, विराट कोहली साहब ने भी पहनी होती है, ठीक है ना। यार मैंने उसका नाम क्यों लिया मुझे नहीं पता, लेकिन दिस इज टू वर्क आउट कि यार आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, अच्छा, आपकी स्लीप क्या है, आपकी रिकवरी क्या है। ये मैंने इसलिए पहना होता है कि यार आपको मिनिमम जो है ना 6 से 7 घंटे, 7 से 9 घंटे लोग जनरली कहते हैं नींद करनी चाहिए। अच्छा। और उस नींद से क्या होता है, उसमें आपकी REM स्लीप होती है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं स्लीप की, जिसमें आपका ब्रेन डिटॉक्सिफाई करता है। आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो सारी दिन की मेमोरीज हैं, वो कंसोलिडेट होती है। ओके। तो जब आप ये
अभी आपने काफ़ी चीज़ों का जिक्र किया है, अगर आप इन चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं तो आपकी मेंटल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, दिमाग की हेल्थ अच्छी होती है, जिससे आपको फिर ये स्ट्रोक, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, ये सारी चीज़ें कम होती हैं। ठीक है ना, ये हमारी होगी प्राइमरी प्रिवेंशन। इसके अलावा आपको ये भी करना चाहिए कि एक तो मैं तो न्यूरो सर्जन हूँ, ठीक है, हेलमेट पहन के जो है ना आपको मोटरसाइकिल पे बैठना चाहिए। ठीक है ना, हमेशा वो टैंकी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या वो हेडलाइट के ऊपर लगाई होती है, वो बहुत पीछे भाई ने पकड़ा होता है या पीछे वाले ने पकड़ा होता है, सब खुदा की। और वो पेट्रोल में डालने गया तो एक दूसरे को वो म्यूजिकल चेयर की तरह हेलमेट पास हो रही है कि पेट्रोल बारी बारी डालेंगे हेलमेट के डालते। तो ये प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि यार अगर फर्ज करो कोई चीज़ डेवलप हो गई है, फर्ज करो आपके पास इनिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं, स्ट्रोक की बात कर लेते हैं। अर्ली सिम्टम्स क्या है कि यार किसी को एकदम कोई चक्कर आ गया, कोई झटका लग गया, कोई एकदम मुंह टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया, तो आपको चाहिए कि एक्ट फास्ट, उसे हम कहते हैं कि यार फ़ौरन से पहले तिब्बी इमदाद ठीक है फराम की जाए। ठीक है, जितना आप डिले करते हैं उतना डिसेबिलिटी ज़्यादा होती है। इसी तरह डिमेंशिया, देखें, हमें अपने वालिदैन का साथ जितनी इंटरेक्शन हम ज़्यादा रखेंगे, जितनी सोशल इंटरेक्शन उनकी ज़्यादा होगी, तो चांस ऑफ डिमेंशिया इज़ लो। इसी तरह हमारा मतलब यह है कि प्राइमरी जो सेकेंडरी केयर है ना, मतलब ट्रीटमेंट फ़ौरन से फ़ौरन पहले होनी चाहिए। इसी तरह ब्रेन ट्यूमर्स भी आ जाते हैं, एपिलेप्सी के पेशेंट्स आ जाते हैं, जो कि अब डायग्नोसिस हो गया है तो उनको फिर स्टिग्मा नहीं बनाना। ठीक है, उनको सोसाइटी में इन्वॉल्व करना है। अगर माइनर डिसेबिलिटी किसी की आ भी गई है कि यार एक हाथ काम नहीं कर रहा, तो उसको स्टिग्मा नहीं बनाना चाहिए, सोशल स्टिग्मा, उसको इंटीग्रेट करना चाहिए सोसाइटी के अंदर। ठीक है, हमारे रिहैब सर्विसेज डेवलप होने चाहिए। हमारे पास तो है यहाँ पे एक नेशनल रिहैब इंस्टीट्यूट, पिंडी में भी एक है। ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए। और हर एक बंदे को जैसे हम कहते हैं ना कि यार वो हर जनरल पॉपुलेशन को इक्वली अवेलेबल होने चाहिए। तो अगर वो जितना अवेलेबिलिटी इनकी ज़्यादा होगी, उतनी ही हमारे जो डिसेबिलिटी का लोड है ना एक सोसाइटी पे, वो कम हो जाएगा। और जितना वो कम होता है, क्योंकि मैंने ऐसे देखे हैं कि एक पेशेंट की डिसेबिलिटी के पीछे लोग घर भेज देते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की हेल्थ केयर का सिस्टम बड़ा डिफरेंट है, जिसमें मैं जाना नहीं चाहता फ़िलहाल, लेकिन चक्कर ये है कि आप उससे बचने के लिए क्या करें, उससे बचने के लिए अपनी सेहत का ख्याल करें। सेहत का ख्याल करें। आपने तो समंदरों कूजे में बंद करें कि सेहत का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। वैसे वक्त बड़ा मुख्तसर था, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। आज के दिन की मुनासबत से हम गुफ्तगू करते हैं, ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे। नाज़रीन ब्रेक आएंगे, स्टे विद अस। हमने बात करें वो एनिमेटेड फिल्म की बात करनी है, हाथ से बनी एनिमेटेड फिल्म। अब आप भी फौरन से सोच रहे हैं कि हाथ से बनी एनिमेटेड फिल्म क्या एग्जैक्टली नाम है जी, द ग्लास वर्कर। 26 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी और एनिमेटेड फिल्मों के जो शायकीन है इस फिल्म के लिए खासे पुरजोश हैं। अच्छा, ये फिल्म दो मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले दो बच्चों की कहानी पर मुश्तमिल है। एक बच्चा है ग्लास वर्कर और दूसरा है वॉयलिनिस्ट। इस फिल्म के ट्रेलर से अंदाज़ा होता है कि एक दिलचस्प कहानी पर मुश्तमिल है। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उस्मान रियाज, जो कि हमने आपको थोड़ा सा उनकी झलक दिखाई भी, उनका बेसिकली टैलेंट भी आपको दिखाया है। वैसे तो गिटार बजाते हैं और वो इतना ज़बरदस्त ऐसी महारत है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी परफॉर्म करते हैं। और वैसे भी जब वो गिटार बजाते हैं तो जाहिर सी बात है लोग बस सुनते ही रह जाते हैं, क्या महारत है। एंड अलॉन्ग विद आर्ट डायरेक्टर मरियम पराचा, आज वो भी साथ मौजूद हैं। इस एनिमेटेड फिल्म के मुतालिक आज हम आप दोनों से बात करेंगे। उस्मान और मरियम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उस्मान, पहले आपसे आगाज़ करते हैं, थोड़ा सा बताइए हाथ से बनी एनिमेटेड फिल्म ये क्या होती है? जी तो ये पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म है। और अगर मैं ज़रा थोड़ी सी तफसील में घुसूंगा तो हैंड एनिमेटेड फिल्म का मतलब ये है कि चाहे वो बैकग्राउंड हो जो हाथ से पेंट हुआ है या कैरेक्टर एनिमेशन हो, वो पूरी हाथ से बनी हुई है। इट्स अ हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म। इट्स लाइक वॉचिंग अ मूविंग पेंटिंग। That's nice. सुन के अच्छा लग रहा है। Exactly. जरा सा स्टोरी के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। मरियम, आप थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से इसको बनाया गया, क्या इसका मेकिंग प्रोसेस था, स्टोरी कैसी है। इस हवाले से थोड़ा इसको हाईलाइट कीजिएगा। जी, स्टोरी एक्चुअली जैसा आपने बताया था कि दो मेन कैरेक्टर्स हैं, विंसेंट और एलीज, और बैकड्रॉप उसका मोस्टली वॉर रिलेटेड है, लेकिन आर्टिस्ट्स हैं वो दोनों, और उन दोनों की कहानी और उनकी दोस्ती के बारे में थोड़ी सी। तो इट्स बेसिकली अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी कहना चाहिए। आप उनको बचपन से लेके जवानी तक देखते हैं दोनों कैरेक्टर्स को,
और you're just basically following their life through it, और I'm hoping कि उन किरदार से सबको मोहब्बत हो जाएगी because we really care about them कि पिछले तकरीबन 9 सालों से हम लोग उनके साथ, हाँ तकरीबन भी नहीं 10 साल से ये फिल्म बना रहे हैं। 10 साल, लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये तो वैसे आप दोनों की तो उम्रें देखने में वैसे बड़ी कम लग रही हैं। 10 साल मतलब बचपन में काम शुरू कर दिया था। जी, तो हम मानो एनिमेशन स्टूडियोज के फाउंडर्स हैं, उस्मान रियाज और मरियम पराचा। हमारे जो पार्टनर हैं स्टूडियो में खिज़र रियाज। सो इट्स अ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, हम दोनों कज़न हैं, खिज़र और मैं, मरियम मेरी बीवी हैं। और मैंने ये 2014 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसका नाम है द ग्लास वर्कर। मैं 2014 में अकेले बैठ के इसकी ड्राइंग्स बना रहा था और हम बस प्लान कर रहे थे कि ये फ़िल्म कैसे बनाएं। और फिर मरियम ने कहा कि एनिमेटेड फ़िल्म कर रहे हैं तो फिर बस घुस जाते हैं और सही तरह करते हैं। और हमें उस वक्त पता नहीं था कि 10 साल लगेंगे, विच इज़ गुड। नाइविटी एक अच्छी चीज़ होती है इस मामले में। बट द फिल्म, द जर्नी वॉज 10 years, लेकिन फ़िल्म हमने 4 साल में बनाई। 2014 से लेके 2019 तक हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया स्टूडियो का। हमने किक स्टार्टर किया, किक स्टार्टर से जो पैसे रेज किया उससे पायलट बनाया, पायलट एनिमेशन बना के जापान में जाके दिखा के फिर इंटरनेशनल टैलेंट ऑन बोर्ड आया। और 2019 से लेके 2023 के आखिर तक हमने पूरी फिल्म ख़त्म की। फिल्म में डायरेक्टर बैठ के, एनिमेटेड फिल्म्स में डायरेक्टर बैठ के स्टोरी बोर्ड सारे बनाते हैं, तो मैंने पूरे स्टोरी बोर्ड्स बनाए। खिज़र जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उन्होंने पूरी प्रोडक्शन पाइपलाइन तैयार की। हमारे हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट ने बाकी पाइपलाइंस तैयार की। मरियम आर्ट डायरेक्टर हैं तो उन्होंने आर्ट डायरेक्शन की पाइपलाइन तैयार की। जिसमें बेसिकली जो बैकग्राउंड्स आप देखते हैं फिल्म के अंदर, पूरा जो एनवायरनमेंट है फिल्म का वो आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट करता है। और सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, लाइक जैसे चाय का कप भी डिज़ाइन करना पड़ता है पूरा, और सोचना पड़ता है पीछे कि अच्छा ये इनका घर इस किस्म का है तो उनका कप भी इस किस्म का होगा। तो उसमें हर चीज़ में एक कहानी होती है बेसिकली। तो दैट्स काइंड ऑफ आर्ट डायरेक्शन का रोल उसमें, और वो हमारे डिपार्टमेंट का था। और जैसे आपने पूछा था कि इसका प्रोसेस क्या है, तो उस्मान ने जैसे समझाया, ये प्रोसेस काफ़ी लेंदी होता है और बहुत दिल लगा के जब मेरे ख्याल में करें तो टाइम तो लग जाता है। लेकिन इट्स ऑल्सो क्योंकि उस्मान ने कहा था कि यहाँ पे वो ज़्यादा किसी ने हैंड ड्रॉन एनिमेशन एज सच बनाई नहीं है, फिल्म नहीं बनाई है कभी, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लग गया था। तो चलिए, ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने अपना टाइम लिया और उस टाइम पर आपने इसको एग्जीक्यूट किया जब आपको ये लगा कि आपका आइडिया जो है वो मैच्योर हो चुका है, और उसके बाद अब एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। सो ये बड़ा अच्छा लेसन है हमारी यूथ के लिए, यंग जनरेशन के, जहाँ हमें जल्दबाजी होती है हर चीज़ करने की, फौरन बस कर दें। बाज़-औक़ात ये होता है कि आप अपना टाइम लें और उसके बाद उस चीज़ को अगर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट आपके सामने आता है। फ्रांस में रिलीज भी हुई है किसी फेस्टिवल में, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जो एनिमेशन फेस्टिवल है, जी मैं फेस्टिवल का बताता हूँ। तो एनएससी एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे पुराना एनिमेशन फेस्टिवल है। उनकी एक कैटेगरी है ऑफिशियल सिलेक्शन में कॉन्ट्रशैम्प, जिसमें वो 11 फिल्में चुनते हैं दुनिया भर से, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म्स, और हमारी फिल्म भी उसमें शामिल थी। दैट वाज अ ह्यूज ऑनर। हमने कैन फिल्म फेस्टिवल में मार्केट स्क्रीनिंग्स की, तो that also went really well. We gave a talk at the American Pavilion, जो in my opinion is the most prestigious pavilion at Cannes. और हमने शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया एज पार्ट ऑफ ऑफिशियल कंपटीशन ग्वाडलाहारा। और अगस्त में हम फिल्म को हिरोशिमा लेके जा रहे हैं फॉर द हिरोशिमा एनिमेशन सीजन, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस एनिमेशन फेस्टिवल इन जापान। तो दुनिया भर रिकग्निशन मिल रही है, लेकिन इंशाल्लाह 26 जुलाई को पाकिस्तान में ये फिल्म रिलीज होगी। सो इट्स अ कल्मिनेशन ऑफ 10 years of work which people will be able to see इंशाल्लाह। और इसका स्कोर भी, फिल्म का जो स्कोर है वो भी ऑर्केस्ट्रा के साथ हमने रिकॉर्ड किया था पेरू में। सो इट्स अ फुली ऑर्केस्ट्रल स्कोर फिल्म की जो म्यूजिक है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, इंशाल्लाह देखते हैं। उस्मान ने को-राइट की थी, जैसे आप लोगों ने सुना था, उस्मान म्यूजिशियन भी है, तो उस्मान का हाथ उसमें भी था, और उस्मान का हाथ एक्चुअली हर चीज़ में था फिल्म में एज वेल। तो इंशाल्लाह आई होप लोग अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मरियम, इसमें उस्मान का काम तो था, पाकिस्तानी आर्टिस्ट
हमने सुना है कि आपकी इस पूरी टीम में लड़कियां ज्यादा थी काम करने में, तो ये ज्यादा लड़कियों ने काम किया ये जी मैं यही अभी कहने वाली थी। बिल्कुल मैं यही कहने वाली थी कि एक्चुअली ये सारे जो लोकल यंग आर्टिस्ट्स हैं, हमारा एवरेज एज स्टूडियो का अराउंड 25-26 था, 25-26 तक, और वो कुछ लोग तो हमारे साथ शुरू से काम कर रहे हैं, तो और वो अभी तक हैं हमारे साथ, तो it's a lot of Pakistani young talent and we're really grateful for them, and also just I think that youth that comes into the film itself वो नज़र आता है, और वो I think वो excitement भी नज़र आती है, and I think हमने ये फिल्म इसलिए भी निकाली है just to set kind of एक इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, और लोग इंशाल्लाह इंस्पायर होंगे और ऐसी चीज़ें करने के लिए। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, ग्रेट टू नो एंड ऑल द बेस्ट मरियम एंड उस्मान, आपकी पूरी टीम को भी हम कहेंगे विश यू बेस्ट ऑफ लक। 26 जुलाई को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी आपकी ये हाथ से बनी पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।